उत्तर प्रदेश की सियासत में बजट हमेशा सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है। ऐसे में 2026 और 27 का यूपी बजट, जो आगामी चुनाव से ठीक पहले पेश किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बजट न सिर्फ प्रदेश की विकास योजनाओं को रफ्तार देगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी मजबूती देने वाला साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टार, डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी बड़ी योजनाओं के लिए भारी प्रावधान किया जा सकता है, ताकि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाया जा सके। ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए किसानों के लिए नई सब्सिडी योजनाएं, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणाएं भी इस बजट का हिस्सा बन सकती हैं। महिला सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। सरकार स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्टअप नीति और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बड़े फंड का ऐलान कर सकती है। साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाएं लाकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की जा सकती है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये बजट केंद्र और राज्य के बीच मजबूत तालमेल का संदेश भी देगा। भाजपा संगठन के लिए ये चुनावी माहौल तैयार करने का अहम मौका होगा, जहां किसान, कानून व्यवस्था और निवेश को मुख्य मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की रणनीति बनाई जा सकती है। विपक्ष इस बजट को चुनावी बजट बताकर सवाल खड़े कर सकता है, लेकिन सत्ताधारी दल इसे विकास का ब्लूप्रिंट बताकर जनता के सामने पेश करेगा। अब भी सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि योगी सरकार अपने इस संभावित मेगा बजट के लिए चुनाव से पहले कितना बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संदेश देने में कामयाब होती है। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में हादसा हो गया है। यहाँ मनकोटी गांव के बाहर ट्रेन पटरी पर 2 सहेलियां कट गई हैं। वो ट्रैक पार कर रही थी, उसी समय ट्रेन आ गई, जहां ट्रेन से लड़कियों के कटने की सूचना पर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसा बेलवा रेलवे फाटक के पास का हुआ है। बता दें कि रहीमाबाद थाना पुलिस के अनुसार मृतक युवती की उम्र 20 से 23 साल है, जहां 20 वर्षीय शशि और 23 वर्षीय नीतू की मौत हुई है। इन दोनों की ट्रेन से कटने की जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वो ट्रैक पार कर रही, लेकिन दूसरे एंगल पर भी जांच हो रही है। सत्र के बजट सत्र के बीच लोकसभा में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियां और हालिया घटनाक्रम के चलते सदन का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। ऐसे में कार्यवाही संचालन को लेकर कई रणनीतिक बनानी पड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में कार्यवाही उपाध्यक्ष या पैनल ऑफ चेयरमैन के किसी सदस्य द्वारा संचालित की जा सकती है। संसदीय परंपरा के मुताबिक जब स्पीकर के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाते हैं या विवाद की स्थिति बनती है, तो वो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुर्सी से दूर रह सकता है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोन्नत अयतुल्लाह अली खामेनी के दूसरे बेटे हैं। वो एक ईरानी धार्मिक विद्वान और राजनीतिक दुआ रूप से बेहद प्रभावशाली शख्सियत माने जाते हैं, जिनका प्रभाव अक्सर पर्दे के पीछे महसूस किया जाता है, न कि किसी औपचारिक सरकारी पद पर। बता दें कि मुस्तफा को ईरान के धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठान में एक बड़े रूढ़िवादी के रूप में देखा जाता है। उनका करीबी ताल्लुक ईरान के प्रतिष्ठित सैन्य इकाइयों में से है, जो देश की सुरक्षा नीति और विदेशी के समर्थित मलेशियाई के केंद्र कार्यों का केंद्र है। कुछ रिपोर्टरों का कहना है कि उन्होंने 2025 और 2009 के विवादित चुनावों में अहम भूमिका निभाई, खासकर महमूद अहमदीनेजाद के समर्थन जुटाने में और बाद में विरोध प्रदर्शनों के बड़े दमन में भी वो शामिल थे। बता दें, खामेनेई के स्वास्थ्य और ईरान के नेतृत्व बदलने की अफवाहों के बीच मुस्तफा को अक्सर अपने पिता को संभावित उत्तराधिकारी बताया जाता है। हालांकि फिर भी उनका चुनाव ईरान के मौजूदा संविधान और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट विशेष धार्मिक परिषद का पर भी निर्भर करेगा। अभी तक मुस्तफा ने सार्वजनिक रूप से कोई सैन्य आदेश नहीं जारी किया है, परंतु उनके घटते या बढ़ते प्रभाव से वाशिंगटन में चिंता का माहौल बन सकता है। लखनऊ नगर निगम में काम करने वाली कार्यदायी संस्थाओं ने 5000 कर्मचारियों का पीएफ और ईएसआई जमा करने के नाम पर घोटाला किया है। पिछले साल कैंग रिपोर्ट के बाद विधानसभा की स्थानीय निकायों की जांच समिति में इसका खुलासा हुआ है। इसमें पता चला है कि कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2013-14-15 ईपीएफ और ईएसआई का चालान नहीं जमा किया है, जहां कुल 8 कंपनियों के नाम सामने आए थे, जिसमें कुल 1 करोड़ 14 लाख रुपए डकाने की बात सामने आई। मामले में कार्यदायी संस्थाओं पर रिकवरी को लेकर अपनी रिपोर्ट में पैरवी भी की थी, लेकिन नगर निगम का दावा है कि लॉयंस सिक्योरिटी और से जुड़ी कंपनी ने बाद में अपने हिस्से का रकम विभाग में जमा करवा दिया था।